नमस्कार, आपका स्वागत है कक्षा 7 में। कक्षा 7 की विज्ञान में पाठ है। हम शुरू कर रहे हैं कि कल हमने पढ़ा था कि दांत 4 प्रकार के होते हैं, कर्तनक, हृदयनक, चर्वणक, अग्रचर्वणक। उनके माध्यम से हम दांतों को से हम भोजन का चबाना, काटना, छीलना वगैरह करते हैं और भोजन को हम अंदर ग्रहण करते हैं। अब मुंह में एक भाग होता है जीभ। क्या नाम होता है? जिह्वा। जीभ के क्या होता है? जीभ एक मांसपेशीय अंग होता है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी हुई होती है। आप पास में इमेज में देख रहे होंगे, जीभ की संरचना देख रहे होंगे। इसका अग्र भाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात है? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करता है, तो निगलने में भी सहायता करता है। जीभ के द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है जिनकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। अब आपने जीभ की संरचना देख सकते हैं पास में, जहां पर जीभ के ऊपर आपने देखा हो, जीभ के ऊपरी भाग में एक क्या होता है, 2 ग्रंथियां होती है, लार ग्रंथि, जो टेरिन जो रस है होता है वो लार के माध्यम से अपने मुंह को फैलाते हैं। आप अपने शरीर के सभी अंगों को सूखा पाएंगे लेकिन मुंह को आप गीला ही पाएंगे हमेशा। वो जो लार है वो हमेशा आपके भोजन को, जो सूखा भोजन होता है आपके मुंह में जाता है, उसको गीला करती है जिससे वो आसानी से निगलने में सहायता प्राप्त हो सके, आसानी से निगला जा सके, कहीं पर भी अटकाव नहीं हो सके। इसलिए वो जो रस मिलाया जाता है, और वो रस भी आवश्यक है। उसमें क्या होता है, नमक वगैरह मिला हुआ होता है जो शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। हमें भोजन की आवश्यकता नहीं होती, हमें उस रस की आवश्यकता होती है। हम खाना खाते उसमें वो रस मिलता है, तब हमारी शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब आइए हम बात करते हैं उसके आगे की बात। जब भोजन ग्रास नली, अब भोजन आगे बढ़ता है। अब पास में इमेज आएगी, आप देखेंगे जहाँ पे ग्रास नली के बाद में ग्रसिका आती है। भोजन नली के माध्यम से भोजन अपने शरीर के अंदर जाता है और आगे क्या प्रक्रिया होती है हम पढ़ते हैं। भोजन नली, ग्रसिका, निगला हुआ ग्रास नली था, ग्रसिका में जाता है। अब भोजन आपने खाया और वो क्या हो जाता है, पास में आप देख रहे होंगे इमेज में, तो वहाँ गले के माध्यम से जो भोजन नली होती है वहाँ पे जाता है। अब हमारा क्या होता है, श्वास नली और भोजन नली दोनों मिली हुई होती है। आप पास में इमेज में देख रहे होंगे। ग्रसिका गले एवं वक्ष में होती पाई जाती है। ग्रसिका की भीति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है और इस गति के भोजन नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन से उसे बाहर निकाल दिया जाता है। अब भोजन करते हैं। अब भोजन के लिए क्या होता है, भोजन में आपने अपने गर्दन का ये वाला भाग देखा होगा, तो वो खाना खाता है तो ऊपर नीचे होता है। ऊपर नीचे होता है तो एक बीच में संकुचन होता है। पहले भोजन जाएगा तब तो वो नली बड़ी हो जाएगी, पीछे से दाब पड़ेगा, और खाएंगे तो पीछे और दाब पड़ता जाएगा। तो वो दाब के माध्यम से वो भोजन धीरे धीरे क्या होता है, भोजन नली के माध्यम से वो भोजन जाता है, ग्रसिका के माध्यम से अपने आमाशय में जाता है। अब ये होता है कि कभी कभी क्या होता है, भोजन खराब हो तो वो हमारा जो आमाशय उसको स्वीकार नहीं करता, उसको वापस वमन मतलब उल्टी के माध्यम से बाहर निकाल देता है। जब भोजन का आपने वमन किया जाता है तो इसके कारण विषय में सोचिए। अभिभावक एवं अध्यापक जी से इस विषय में चर्चा कीजिए। आप पास में ग्रसिका का चित्र देख रहे होंगे, मैंने आपको इसके बारे में संकुचन विधि के द्वारा भोजन का अब प्रश्न बनता है, भोजन का अंतःग्रहण किस माध्यम से होता है, भोजन अंदर किस जाता है, संकुचन विधि के माध्यम से भोजन अंदर जाता है। जीभ के माध्यम से, जीभ के ऊपरी भाग में क्या होते हैं, लार ग्रंथियां होती है, वो जो भोजन को लसलसा बनाती है जिससे वो भोजन निगलने में सहायता हो सके। और उस लार में शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं जो शरीर की वृद्धि, सुरक्षा तथा शरीर को रोग प्रतिरोधक बनाने के लिए वो आवश्यक होते हैं। अब चल जाता है भोजन हमारा आमाशय में जाता है। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है, जैसे पास में इमेज में देख रहे होंगे आमाशय की। यह चपटा जे की आकृति होती है, कैसे, जे आकृति के समान होता है। तो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, एक और ग्रसिका से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर शुद्धात्र में खुलता है। अब कभी आपने देखा होगा, किताब वाले ने लिखा है, कभी कभी आप जल्दी जल्दी खाते हैं तो खाते खाते समय बात करते हैं तो आपको खांसी आती है या हिचकी आती है या घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नाक और खाने की श्वसन नली और ग्रसिका दोनों आपस में मिली हुई होती है अंदर जाके। तो वो क्या होता है, भोजन क्या चला जाता है, श्वसन नली में चला जाता है, तब आपको हिचकी, श्वास लेने में तकलीफ, नाक के माध्यम से कभी पानी भी बाहर आया होगा, कभी आप हंसे होंगे, तो ये सब क्रियाएं होती रहती है। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी के में वायु जो भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को वायु श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है। भोजन निगलने के पश्चात एक मांसल रचना वाल्व का कार्य करती है
जो श्वास नली को ढक देती है, तब भोजन को ग्रसनी में भेज दिया जाता है। संयोगवश यदि भोजन का कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घटन का अनुभव होता है, तो हिचकी आती है, तो खांसी उठती है। ठीक है, अब बात हुई थी आमाशय की। आमाशय का एक भाग, आमाशय की आकृति ग्रसनी से मिली हुई होती है। एक ग्रसनी जो नली है, आप देख रहे होंगे नली पास में, नली से जुड़ा हुआ होता है आमाशय का भाग भोजन नली से, और एक नीचे वाला जो भाग होता है वो शुद्रांत्र से जुड़ा हुआ होता है। आमाशय का आंतरिक स्तर श्लेष्मल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्थापित होते हैं। अब आमाशय हमेशा गर्म रहता है, मतलब आपको एसिडिटी की शिकायत होगी तो आपको सीने में यहाँ पे जलन होती है। कारण क्या है, वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे आपने अपने संडास में या लैट्रिन में जो आप जिस एसिड का प्रयोग करते हैं, वैसा का वही एसिड आपके आमाशय में भी बनता है। वो एसिड से ही हमें कभी कभी गर्म डकारें आती है, सीने में जलन होती है। अब आपने कभी रूमाल देखा है, रूमाल जो अपने स्नान करने का रूमाल होता है, उसके ऊपर वो धागे गोल गोल होते हैं, वैसी की वैसी संरचना भी इसमें पाई जाती है आमाशय के अंदर। जैसे ही भोजन नली के माध्यम से आमाशय में प्रवेश करता है, वैसे ही वो भोजन नली वाले वो भाग है, वो क्या करते हैं, उसमें जो आमाशय के जो भाग है उस भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसमें से तंतु लेते हैं, उसमें अग्नि का प्रभाव होता है, जिससे अंदर जाके भोजन क्या हो जाता है, जलना। खाना पहले हमने पकाया, हमने खाया, वापस खाना पेट में जाकर दोबारा पकता है, इस बात को समझ लीजिए। सिंपल सी भाषा में कहे तो नीचे पेट में एक अग्नि है जिसे जठरा अग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं, जठरा अग्नि कहते हैं। वो अग्नि से खाना वापस पकता है और भोजन के जो आवश्यक तत्व होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि अपने अपने भागों में विखंडित हो जाते हैं और शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ बनाना शुरू हो जाते हैं। और वो शरीर के वो अंग उन नीचे उस आमाशय के अंदर एक छोटे छोटे रेशे होते हैं, वो अपने आवश्यक पदार्थों को क्या कर लेते हैं, अंदर लेते रहते हैं और शरीर के विभिन्न भागों में वो शक्ति जाती रहती है। अब बात करते हैं शुद्रांत्र की। अब मैंने क्या कहा था, ऊपर से भोजन नली आई आमाशय में, आमाशय से भोजन गया शुद्रांत्र में। शुद्रांत्र लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृत गहरे काले भूरे रंग का ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आपको विज्ञान में पूछा जाए प्रश्न तो यकृत। यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे होती है। अब अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पर क्रिया करता है तो उसके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब शुद्धांत्र के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंत्र रस पाचन क्रिया में पूर्ण भाग देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज जो तत्व होता है वो मिल जाता है, जिससे हमने को एनर्जी मिल जाती है। कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, वसा मिल जाती है, तो ये सब चीज़ें मिलना शुरू हो जाती है। जैसे भोजन को आपने भोजन मुंह में डाला तो सबसे पहले कौन सा रस मिला, लार के माध्यम से आपको रस मिला। भोजन लसलसा हुआ, उसमें शरीर के आवश्यक टेरिन और पेप्सिन रस मिले, पेट में गया और भोजन नली के माध्यम से जो गया आमाशय में गया, आमाशय में आमाशय का रस मिला। अब उसके माध्यम से वहाँ पे भोजन का विखंडन हुआ, आवश्यक तत्व निकले, फिर जाएगा शुद्रांत्र में। शुद्रांत्र में के ऊपर क्या होता है, एक हल्का सा भाग क्या होता है, यकृत होता है, जिसे वहाँ पर क्या होता है, पित्त रस निकलता रहता है और पित्त रस भी क्या होता है उसमें मिल जाता है। फिर जाता है आगे भाग में। अब वहाँ अलग जैसे जैसे भोजन आगे बढ़ता जाएगा, शरीर के आवश्यक तत्व और आवश्यक पदार्थ शरीर ही निर्माण करता जाएगा, उसमें मिलाता जाएगा और शरीर उस भोजन को नए रूप में परिवर्तित करता जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं वसा एवं वसा अम्ल में ग्लिसरॉल तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, शुद्रांत्र में अवशोषण। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर शुद्रांत्र की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। शुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति को अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है, इसे दीर्घरोम तरसांकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम के आंतर में क्या भूमिका है? दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु कल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सहायता से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है।
इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है, ऊर्जा मुक्त हो जाती होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं हो पाता बृहदात्र में भेज दिया जाता है। अब क्षुद्रांत्र में क्या करता है, भोजन का पूरा अवशोषण हुआ, भोजन को पूरे अलग अलग भागों में बांट दिया, भोजन के जो जो मुख्य भाग थे उसको विखंडित करके खून बन गया, मांस बन गया, आपके श्वेत रक्ताणु बन गए, लाल रक्ताणु बन गए, पूरा शरीर में जो आवश्यक चीज़ें थी वो बननी शुरू हुई, शरीर को एनर्जी मिलनी थी वो मिल गई। अब क्या होता है, कुछ बचा कुचा पदार्थ होता है जो किसी भी उपयोग में नहीं आता है, वो भेज दिया जाता है बृहदात्र में। अब शरीर के दो भाग क्या हुए, एक तो सूत्रांत्र एक बृहदात्र। अब सूत्रांत्र क्या करता है, जो भोजन आया है उसको शरीर के उपयोग के लिए ले लेता है। अब बचा हुआ माल जो कचरा होता है उसको कहाँ भेज दिया, बृहदात्र में भेज दिया। बृहदात्र सूत्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी तो छोटी होती है, यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल तक कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तो ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा मल को बाहर निकाल दिया जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं। इस प्रकार भोजन शरीर के अंतर्ग्रहण से लेके बाहर जाने तक की प्रक्रिया इस प्रकार होती है। तो पूरा भोजन का निचोड़ लेने के बाद में पूरे जो शरीर का जो पूरा फैक्ट्री ऐसी है कि जहाँ पर भोजन का प्रत्येक तंतु का क्या हो जाता है, सही तरीके से इस्तेमाल हो जाता है और शरीर की पूरी एनर्जी वहीं से बननी शुरू हो जाती है। पर शरीर का जो अंदर वाला रस है, शरीर के यकृत का रस, चाहे आमाशय का रस कहे, चाहे क्षुद्रांत्र का रस कहे, तो प्रत्येक रस मिलते मिलते उस भोजन शरीर अपने लिए स्वयं ही दवाई बनाता है, शरीर अपने लिए स्वयं ही पोषण बनाता है। हमें क्या करना होता है, बाहर से भोजन को डालना होता है जो उनको क्या कर सके, उन पदार्थों को एक्टिवेट कर सके। इसलिए हमेशा भोजन को दवाई के रूप में खाइए, उसको आप किसी भी ऐसे चीज़ों के रूप, भोग की वस्तु के रूप में मत लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। आपको पाठ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।